डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पे चर्चा करूँगा। पूर्व में हमने शांति मूल्य पर बात की थी। शांति मूल्य क्या है, शांति मूल्य का वर्गीकरण, उसका महत्व इत्यादि विषय पे चर्चा हमने कर ली है। आज हम मूल्यों की प्रकृति, नेचर के बारे में चर्चा करेंगे। मूल्यों की प्रकृति धनात्मक होती है, क्योंकि जब मूल्य धनात्मक या सकारात्मक नहीं होंगे तब तक व्यक्ति एवं उसके समाज का विकास संभव नहीं है। समाज उन मूल्यों को कभी नहीं स्वीकार करता जो सार्वभौमिक न हो। अमेरिका जैसे राष्ट्रों में व्यक्तियों ने इतना बैंकों से कर्ज ले लिया है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था में ही समस्या उत्पन्न हो गई, जबकि भारतीय प्रकृति में कर्जा शुरू से ही गलत आचरण का प्रतीक रहा है। मूल्यों की प्रकृति निम्नलिखित होती है। इसमें पहला है, मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के अंतर्मन से होता है। मूल्य किसी समाज द्वारा स्वीकृत विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंडों को व्यक्तियों द्वारा दिया गया महत्व है। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। व्यक्ति में मूल्यों का विकास विभिन्न क्रियाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक में भाग लेने से होता है। मूल्यों का पालन करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है। मूल्यों की रक्षा के लिए लोग प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी अपने मूल्यों की रक्षा करते हैं, पर साथ ही आवश्यकता होने पर इनमें परिवर्तन भी करते हैं। मूल्य निर्माण के स्रोत। मनुष्य जीवन के मुख्य आयाम है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। मूल्य निर्माण के स्रोत। प्रथम स्रोत है समाज। मनुष्य जिस समाज में पैदा होता है वह उसके साथ अंतर्क्रिया करता है तथा उसके जीवन मूल्यों को ग्रहण करता है तथा उस समाज के मानदंडों को स्वीकार करता है। उस समाज के मापदंड भविष्य में जाकर उसके लिए आदर्श बन जाते हैं तथा उसके व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करने लगते हैं और उसके मूल्य बन जाते हैं। दूसरा है संस्कृति। किसी समाज की बड़ी विशेषता उसकी संस्कृति है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसके रहन सहन अर्थात उसकी संस्कृति को सीखता है। इसके साथ वहाँ के खान पान की विधियों, व्यवहार के प्रतिमानों, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श एवं विश्वासों से विशिष्ट रूप को सीखता है और धारण करता है। मनुष्य में वह इसी संस्कृति को अपने जीवन का अंग बना लेता है। यह मूल्य निर्माण का दूसरा बड़ा स्रोत है। तीसरा है संस्कृति, धर्म। किसी भी समाज का प्रभावशाली तत्व धर्म है। पाया यह जाता है कि जब बच्चा किसी परिवार में पलता और बढ़ता है वह उसी परिवार के धर्म को स्वीकार करता है तथा उसके नियमों से नियंत्रित होता है। इस प्रकार मूल्य निर्माण का एक प्रमुख स्रोत धर्म है। चौथा है अर्थतंत्र। किसी समाज की विचारधारा को बनाने से अर्थतंत्र का महत्वपूर्ण किरदार होता है।
समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग द्वारा सदैव शोषित वर्ग का शोषण किया जाता है, जिससे शोषित वर्ग में शोषक वर्ग के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, जिसका लोग सम्मान तथा आदर करते हैं। अर्थव्यवस्था भी मूल्य निर्धारण में अपना सहयोग प्रदान करती है। पांचवा है राजतंत्र। राज की सत्ता सर्वोपरि होती है। शुरू से ही देखा गया है कि एक राजा द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को जनता द्वारा अक्षरशः पूरा किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी लोकतंत्र महत्वपूर्ण होता है, परंतु राजा की अपेक्षाओं से थोड़ा सा कम अपेक्षाएं जनता से रखता है तथा उन अपेक्षाओं का पालन करता है। राजतंत्र द्वारा निश्चित सिद्धांतों एवं आदर्शों को व्यक्ति द्वारा महत्व दिया जाना स्वाभाविक है, अतः राजतंत्र भी मूल्यों के निर्माण में योगदान देता है। छठवां है विद्यालय। विद्यालय की व्यवस्था में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मूल्यों का भी निर्धारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत अंधविश्वासों, जाति प्रथा को समाप्त कर मानवतावादी मूल्यों को प्रदान किया जाता है बच्चों में। अतः विद्यालय भी मूल्य निर्धारण का साधन है। सार्वभौमिक या बुनियादी मूल्य। मानवीय मूल्य वे मानवीय मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिसके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत इसे समझ सकते हैं। पहला है सत्य शांति, दूसरा है शांति, तीसरा है अहिंसा और चौथा है धर्मनिष्ठ आचरण। सत्य। बुनियादी मानवीय मूल्यों के अंतर्गत सत्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा एक सभ्य समाज एवं राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। यदि बालकों में सत्य बोलने की आदत का निर्माण कर दिया गया तो इससे गलती की संभावनाएं कम हो जाएंगी। यदि बालक ने कोई गलती कर दी तो उस गलती को स्वीकार करे, तो उसको समझा कि भविष्य में गलती न दोहराने की शिक्षा देकर उसे बार बार की जाने वाली गलती से रोका जा सकता है तथा एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। ख है शांति। शांति भी एक मूल्य है जिसके अंतर्गत बालकों में अहिंसा, तनाव एवं संघर्ष के नकारात्मक पक्षों को बताकर उसके होने वाली समस्याओं की जानकारी देके उसे शांति के मार्ग पर चलाया जा सकता है, जिससे समाज एवं राष्ट्र की ऊर्जा एवं धन की बचत की जा सकती है। शांति की अवधारणा ही एक शांत समाज का निर्माण करती है, जहाँ कोई डर, भय एवं अशांति न हो। अहिंसा। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक विभिन्न विचारकों ने अहिंसा के मूल्यों को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। अहिंसा के मूल्यों को अपनाकर ही एक सभ्य एवं शांत समाज की स्थापना की जा सकती है। जीवों पर दया, सबका सम्मान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करके ही राष्ट्र को आगे ले जाया जा सकता है। अहिंसा परमो धर्म का कथन हमारे भारतीय परंपरा का हिस्सा है, जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति एवं सामाजिकता को और सुदृढ़ कर सकते हैं। चौथा है धर्मनिष्ठ आचरण या न्यायपरायणता। भारत अनेक धर्मों का देश है। हर धर्म के मूल
तत्व में मानव कल्याण, समाज एवं राष्ट्र के प्रति आदर एवं प्रेम, अहिंसा, सभी धर्म मनुष्यों से एक अच्छा इंसान बनने की मांग करते हैं, कर्म प्रधान जीवन जीने की वकालत करते हैं। यदि मनुष्य अपने अपने धर्म को मूल भावनाओं का अपने जीवन में पालन कर लें तो निश्चित ही उस समाज एवं राष्ट्र का विकास होगा तथा हर तरफ शांति का माहौल होगा। मूल्य के प्रकार। मूल्य को किसी विशेष वर्ग में बांट पाना मुश्किल है क्योंकि इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। फिर भी हम सुविधा के दृष्टि से इसे आंतरिक और बाह्य दो भागों में बांटते हैं। आंतरिक मूल्य। विचारक लेविस ने आंतरिक मूल्यों को व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से स्वीकार करना बताया है। व्यक्ति अपनी इच्छा से उन मूल्यों को स्वीकार करता है और जो उसके अंतर्मन के अंग होते हैं और जिसके पालन करने का आदेश व्यक्ति को अपने अंदर से प्राप्त होता है और जिनके पालन से उसे आत्मसंतोष मिलता है। इस वर्ग में उन्होंने धर्म पर आधारित नैतिक नियमों को स्थान दिया, जैसे सत्य, दया। दूसरे शब्दों में उनका चुनाव किसी मान्यता के आधार पर नहीं होता बल्कि स्वयं द्वारा चुना गया होता है। दूसरा है बाह्य मूल्य। लेविस ने बाह्य मूल्यों का तात्पर्य उन मूल्यों से माना है जिन्हें मानव बाह्य दबाव में स्वीकार करता है और जो उसकी बुद्धि को तो स्वीकार होते हैं पर वे उसके अंतर मन हृदय में स्थान नहीं बना पाते और जिनका पालन वह बाहरी वाह प्राप्त करने के लिए करता है। इस वर्ग में उन्होंने सामाजिक व राजनीतिक नियमों को रखा है, जैसे धर्मनिरपेक्षता। यह एक लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति समाज को केंद्र में रहकर कार्य करता है। मूल्यों को बढ़ावा देने वाली आचार संहिता। मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति को स्वयं अंदर से तैयार होना होगा तथा सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों का अनुगमन करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित मूल्यों का जीवन में आत्मसात करना होगा: यथार्थ मूल्य, जवाबदेही मूल्य, सद्भाव मूल्य, धार्मिक मूल्य, नैतिकता मूल्य। हम यथार्थ मूल्य पर बात करेंगे। यथार्थ मूल्यों के अंतर्गत किसी वस्तु या घटना के वास्तविक रूप को ही वर्णित किया जाता है। यथार्थ को अंग्रेजी में रियलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में इसके समानार्थी शब्द सत्य, वास्तव, तथ्य, यथार्थ आदि है। यथार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। यथा धन अर्थ, यथा अव्यय है और इसकी हिंदी समानार्थी पद है, जैसा धर्म के प्रमुख हिंदी समानार्थी पद हैं वस्तु, द्रव्य, पदार्थ आदि। यथार्थ का सामान्य अर्थ होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। दूसरा है जवाबदेही मूल्य। व्यक्ति जिस समाज एवं राष्ट्र का नागरिक होता है उस समाज एवं राष्ट्र की कुछ नैतिक जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है। यदि समाज में कोई अराजक तत्व आ गया हो और वो आपके परिचित का हो तो उस समय समाज हित में फैसला लेते हुए उसको दंडित कराने में समाज का सहयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी लोग स्वार्थवश समाज की मान्यताओं को पीछे छोड़कर अपराधियों की मदद कर देते हैं जिससे उस समाज का नुकसान हो जाता है। कभी कभी यह पाया जाता है कि समाज में दो पक्षों के बीच किसी भी विषय को लेकर के विवाद हो जाता है और उसमें व्यक्ति को जब न्यायिक स्थिति पर बिठाया जाता है तो वह पक्षपातपूर्ण निर्णय करता है जिससे सामाजिक समरसता पर प्रभाव पड़ता है। अतः समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस मूल्य का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।
कर्तव्य मूल्य। मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर व्यक्ति को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी बोध कराया जाना चाहिए। कर्तव्य महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है जिसके द्वारा समाज एवं राष्ट्र को एक सही दिशा में ले जाया जा सकता है। इसके द्वारा ही एक सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है। आधुनिक समय में यह देखा जा रहा है कि बच्चों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, किंतु अपने कर्तव्यों के प्रति कोई इच्छा शक्ति नहीं उत्पन्न हो पा रही। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में चोटिल होकर पड़ा है तो आज के युवा व्यस्तता का बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि कर्तव्य के मूल्यों की जानकारी एवं उसका आत्मीकरण बच्चों को कराया जाए, जिससे विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सके। सद्भाव मूल्य। बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय सद्भाव मूल्यों को भी दिया जाना चाहिए। मूल्यों को बढ़ावा देने वाले मूल्यों में सद्भाव मूल्य प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव की खिलाफत की गई है। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों में सद्भाव मूल्यों का विकास करें तथा दूसरे को समान भाव से सम्मान देने की विचारधारा को आगे बढ़ाए। विद्यालय में यह पाया जाता है कि शिक्षक पीने के लिए पानी के कुछ खास जातियों के बच्चों से ही मंगवाया जाता है। यह सद्भावना मूल्यों को कायम करने के विरोधी व्यवस्था है। अतः शिक्षकों को ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बालकों में सद्भाव की भावना का विकास हो सके। अगला है धर्म मूल्य। धर्म किसी एक या अधिक पारलौकिक शक्ति में विश्वास और उसके साथ साथ उससे जुड़े रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पद्धति और दर्शन का समूह है। वास्तव में धर्म संप्रदाय नहीं, जिंदगी में हमें जो धारण करना चाहिए वही धर्म है। नैतिक मूल्यों का आचरण ही धर्म है। धर्म मूल्य के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। धर्म मूल्यों को बढ़ावा